नमस्कार, कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरें की पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों की पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं गया बोधगया से राजेश कुमार। 7 जुलाई 2013 9 वर्ष बीत गए, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती आज भी महाबोधि मंदिर में नहीं हुआ। 7 जुलाई के दिन लगभग सुबह 5 बजे सीरियल बम ब्लास्ट महाबोधि मंदिर में हुआ था और विश्व के मानचित्र पर अशांति का संदेश आतंकियों के द्वारा फैलाया गया था, जो बड़ी तेजी से ही फैल गई थी। 2013 में केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी और बम ब्लास्ट के बाद श्रीमती सोनिया गांधी, उस समय के वर्तमान गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और तमाम नेताओं का दौरा भी हुआ था। कई दिनों तक गहमागहमी होते रहा। सुरक्षा के लेकर के बड़े बड़े नेताओं का वादे भी हुए, जिसमें राजनाथ सिंह, शाहनवाज हुसैन, गया के प्रेम कुमार और अनगिनत भाजपा के नेताओं ने यह वादा किया था कि सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले किया जाएगा। महाबोधि मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो गया, लेकिन आज भी वो सुरक्षा शायद तैनात नहीं हुई है और यहाँ का जो दुकानदार थे, होटल व्यवसाय थे, उनका जो हाल हुआ उसके बारे में जानेंगे कि क्या 9 वर्षों में बोधगया में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि ये महाबोधि मंदिर के पास हम खड़े हैं, ये महाबोधि मंदिर का एक हिस्सा है, बाहरी हिस्सा, जो अब हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। सर, क्या परिवर्तन हुआ 9 वर्षों में और क्या घटनाएं घटी थी, कैसे याद करते हैं आप ये? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि 7 जुलाई 2013 जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था बोधगया वासियों के लिए। बोधगया के लिए तो था ही, लेकिन बोधगया वासियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और इन 7-8 सालों में सुरक्षा के नाम पर अगर कुछ हुआ तो वो सिर्फ स्थानीय लोगों के साथ, समझिए एक ऐसी नीति के तहत कि लोग यहाँ से दूर चले जाएं, मजबूर हो जाएं। लेकिन स्थिति ये है कि सरकार को बोधगया के लोग ये बताना चाहते हैं कि मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, ये हमारी माँ है और माँ से बच्चों को दूर करोगे तो माँ भी रोएगी और बच्चा भी भूखा रहेगा। वही स्थिति आज बोधगया वासियों का है। आज सारे बच्चे यहाँ, चाहे वो होटल लाइन से हो, ट्रैवल लाइन से हो या एक छोटा सा रिक्शा चलाने वाला भी, सभी भूखे हैं। और इस कोरोना काल में सरकार ने ऐसी स्थिति कर दी है कि उसको क्या कर सकते हैं कि भुखमरी के कगार पे अब यहाँ के लोग पहुँच गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा का सवाल जहाँ तक है और जो वादे हैं सरकार के, जो उस समय विपक्ष में भी रहे होंगे, बड़ी बातें हुई, सीआईएसएफ को दे देना है, ये कर देना है, ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ एक हम आज भी यहाँ के लोगों के जहन में एक बात बैठा हुआ है कि ये बम ब्लास्ट सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के दुकानों को हटाने के लिए ही हुआ है। चाहे इसका जो भी सरकार अपना फीडबैक दे, बट यहाँ के लोगों के जहन में तो ये, क्योंकि जितने दुकानदार हटे आज भी वो बेरोजगार हैं। 23 दुकानदारों को तो लिस्ट सरकार अपने खुद ही दिखा रही है कि 23-24 दुकानदार हैं जिनको दुकानें नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में आप ईमानदारी से समझ सकते हैं कि ये बम ब्लास्ट यहाँ बोधगया वासियों के लिए समझिए एक दुर्भाग्यपूर्ण काला दिन रहा। ये काला दिन, आज का दिन काला दिन है। हम जानेंगे कि यहाँ पे ये भाजपा के एक सदस्य है कार्य समिति का, जब कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा के लोग थे 2013 में, राजनाथ सिंह, तमाम लोगों ने कहा था कि सीआईएसएफ के हवाले होंगे। लंबा वक्त बीतने के बाद भी भाजपा वाले क्या ये भूल गए अपने वादे? भाजपा वालों ने तो वादा निभाया है। भाजपा वालों ने तो ये जो मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें आए दिन इसमें कई कंपनी लगभग हम समझते हैं सीआईएसएफ नहीं, सीआईएसएफ के जवान कहाँ चले गए? सीआईएसएफ नहीं देकर के बीएमपी जो बिहार मिलिट्री फोर्स है उसको हवाले उन्होंने किया है। और मैं समझता हूं कि
एक भारी भरकम खर्च जो है वो गवर्नमेंट को बीटीएमसी को वहन करना पड़ता है, जबकि बीटीएमसी के पास इतनी आमदनी है कि ये स्वयं भी वहन कर सकती है। सरकार को इस पर ज़रूरत है पहल करने का, वो बैठ करके इसमें हल निकाले तो बीटीएमसी के भी लोग उसको, चूँकि कि इसके पैसा का जितना आमदनी है बीटीएमसी का, वो बोधगया में जनहित के लिए हम लोगों को नहीं दिखता कि 4 आने का इसका कोई जनहित है बोधगया में। तो आखिर इसका पैसा क्या होता है, आखिर इसके पैसा सुरक्षा पर है। हम एक सवाल करेंगे भंते जी, आप बोधगया में काफ़ी दिनों से, और बोधि वृक्ष का जो टहनी कटी थी उसमें भी आप कहीं ना कहीं उसके आप गवाह एक बने थे, तो वो सुरक्षा महाबोधि मंदिर पूरे किस तरह से है? क्योंकि 7 जुलाई बम ब्लास्ट हुआ, उसके पहले बोधि वृक्ष का टहनी भी कटी, जिसमें अभी आप गवाह, किस नज़रिए से आप देखते हैं 9 वर्षों में क्या बदलाव हुआ? 9 बरस में बदलाव हुआ है कि अभी जो मंदिर की जो सुरक्षा है वो तो ठीक ठाक है, और लेकिन सरकार जो बोले थे वो दूसरा पुलिस लाने के लिए, वो अभी तक नहीं आए हैं। और इसमें जो बोधि ट्री कटा था उसमें गवाही मूल सरकारी गवाही बने थे दीपक मालाकार नरकटिया के, और इसमें अनूप ब्रह्मचारी थे, बहुत भूमिका निभाए थे, लेकिन अनूप ब्रह्मचारी भी नहीं रहे। और इसमें जिस केस था उसमें एक तो बोधिपाल बनते थे तो वो भी डेथ कर गए, और अभी भी केस जो है सब जपा हुआ है। उसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई? ना, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। उसमें चूंकि गवाह भी तो आप बने थे ना, सुरक्षा कितना बेहतर हुआ मंदिर का? सुरक्षा तो अभी फिलहाल में ठीक है, सुरक्षा में कमी नहीं है। सुरक्षा में कमी नहीं है, ये राज्य सरकार के पुलिस बीएमपी के जवान हैं। हम जानेंगे कि आखिर वर्तमान में जो इससे कि लोग कहते हैं कि बम रखते हुए सभी ने, फटते हुए सभी ने देखा, लेकिन देखिए सुरक्षा और बम ब्लास्ट जो अभी एक भाई साथी ने कहा, बोधगया वासियों में बम ब्लास्ट पर आज भी संशय कायम है। इसलिए संशय कायम है कि संशय जो है वो बीटीएमसी के द्वारा पैदा किया गया है। जब बम ब्लास्ट होते दिखाया जाता है और बम प्लांट करते नहीं दिखाया जाता है, जब वो कौन सा सीसीटीवी कैमरा ऐसा भारत में बना कि जो फटते दिखाए और प्लांट करते नहीं दिखाए, तो कहीं न कहीं तो ये साजिश की बू नज़र आती है, या कहीं न कहीं कोई ज़रूर ऐसा बात है। बोधगया के व्यक्ति तो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि किसी आतंकवादी गतिविधि द्वारा ये प्लांट किया गया। ये अपने आप में सवाल। और दूसरी बात ये रही सुरक्षा की, तो सुरक्षा का मानक जो है ये जो अपनाया गया है थोड़ा और कमी है। आप एक तरफ से पूरे बुद्ध मंदिर को यदि सुरक्षित कर रहे हैं तो चारों तरफ से सुरक्षित कीजिए, 3 तरफ से सुरक्षित, एक तरफ असुरक्षित क्यों? ये अपने आप में भी एक बड़ी सवाल है, क्योंकि भाजपा की तरफ से ये सवाल उठाई जा रही है कि सुरक्षा में आज भी कमी है। लेकिन हम आपको दिखा दें कि ये सुनसान जो सड़कें हैं, और ये तमाम जो लाल पत्थर, आपको हम ये दिखा दे रहे हैं कि ये लाल पत्थर हैं, ये लाल पत्थर पर दुकान सजती थी। और यहाँ पे ट्रैवल्स के हमारे जो बोधगया के काफ़ी पुराने यहाँ के दुकानदार हैं। चलते चलते एक बार इनसे हम एक और जान लेंगे सवाल कि आखिर इस परिवर्तन सन्नाटा सुनसान हो गया तो जो लोग थे बेरोजगार हुए, उनको किस प्रकार मदद सरकार से मिला? सरकार से कोई मदद तो अभी तक नहीं मिला है, और ना ही हम लोग बहुत ज़्यादा आशा भी रखते हैं। हम तो बस इतना कहते हैं सरकार को ये मंदिर खुलवा दे, सारा जो भी गाइडलाइन है कोरोना का, उस गाइडलाइन के तहत ये मंदिर खुल जाए तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि जो लोग हैं, हम लोग मेहनत कश लोग हैं, हम लोग टूरिस्ट लाते हैं, हम लोगों को मालूम है, हम जानते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट नहीं होगी तब तक विदेशी टूरिस्ट तो आएंगे नहीं, लेकिन जो स्थानीय जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो तो कम से कम आए। उनके आने से कम गरीब लोगों का, गाइड का, ट्रैवल लोगों का जो ट्रैवल एसोसिएशन मतलब ट्रैवल का बिजनेस करते हैं, इनका कुछ तो बिजनेस चलेगा। बस इतना ही सरकार से हम लोग ये करते हैं, हम नहीं मांगते उनसे, क्योंकि हम जानते हैं वो दे नहीं सकते। जी, सरकार से नहीं मांगते और वो दे नहीं सकते। जो भी सरकार ने वादे किए थे, भाजपा के सरकार वर्तमान में बनी हुई है, लेकिन एक भी वादे बोधगया के लिए पूरा नहीं किया गया, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। क्योंकि सीआईएसएफ में सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जो राजनाथ सिंह का उनका पहला प्राथमिकता जो यहाँ के लिए उनके द्वारा सोचा गया था रोजगार देने के लिए, लेकिन ये दोनों आज तक नहीं मिला।
और ये हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये बाहरी हिस्सा जहाँ लगभग 350 बीएमपी के जवानों के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है और सुरक्षा पुख्ता इंतजाम इनके हवाले हो गया। महाबोधि मंदिर और तमाम सुरक्षा के जो यहाँ पे जवान है, यहाँ के अधिकारी हैं, उनके द्वारा देखरेख की जा रही है। लेकिन जो केंद्र सरकार के द्वारा एक ही सवाल उठता है कि आखिर केंद्र सरकार अपने वादे से मुँह कर क्यों गई। बोधगया के जो विकास होना था, बौद्ध मंदिर का विकास होना था, उसके लिए केंद्र सरकार का क्या योगदान रही, ये अपने आप में सवाल है। और बोधगया के लिए आज का काला दिन 7 जुलाई 2013 का वो काला दिन, आज के दिन घटनाएं घटी थी। 19 वर्ष लगभग 9 वर्ष बीतने के बाद भी सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम कहीं न कहीं सवाल उठा रही है। मैं गया बोधगया से, कशिश के लिए राजेश कुमार। किसी शायर ने कहा है जिंदगी इम्तिहान लेती है, और वाकई जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, वाकई इन लोगों की ज़िंदगी इम्तिहान ले रही है। आप इन तमाम नौनिहालों को देख सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो काफ़ी दिखने में मासूम से हैं, लेकिन इन लोग का मुख्य पेशा कूड़ा चुनना है। ये जितनी भी अस्थायी रूप से जो बस्ती आप देख रहे हैं, ये लोग प्लास्टिक के छप्पर पे, प्लास्टिक की चारदीवारी में रहने को विवश है। कभी इनका अस्थायी ठिकाना हुआ करता था, लेकिन ये अब अस्थायी रूप से इस इलाके में बस गए हैं। कारण ये है कि जिस इलाके में इनका आशियाना था, वहाँ पानी आ चुका है। हम अंदर की हकीकत आपको तस्वीरों से रूबरू करवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गरीबी और मुफलिसी की ज़िंदगी जीने को विवश हम अपने सहयोगी कहेंगे। ये देखिए, ये प्लास्टिक की चादर से चारदीवारी बनाई गई है, टीना यूज किया गया। और ऊपर भी आप एक तस्वीर ये भी देख सकते हैं किस तरह से इस गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में लोग रहने को विवश हैं। किस तरह लोग जीवन यापन करते होंगे। निश्चित तौर पर ये तस्वीर आपको विचलित कर रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। और सरकार अगर दावा करती है कि विकास हुआ है, तो विकास की ज़मीनी हकीकत क्या है वो हम आपको बताते हैं। आइए कुछ लोगों से रूबरू करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा छेदी दास। वोटर आई कार्ड है आपके पास? हाँ। वोट डालते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए आप लोगों को क्या क्या सरकारी सुविधा मिला है? कुछ नहीं। इंदिरा आवास मिला है? नहीं मिला। राशन कार्ड है? मिलता है। हाँ। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना? हेल्थ कार्ड जो कि आप इलाज करा सकें? हाँ मिला। पहले वाला। अभी इस तरह मुख्य पेशा क्या है? कूड़ा चुनने का मुख्य क्या है? कुछ नहीं यहाँ पर। आप लोग का काम क्या है मुख्य तौर पे? काम क्या है? मुख्य कूड़ा लाला चुनना और काम करना। ये जितने छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये सभी क्या कूड़ा चुनते हैं? हाँ, सब कमा के खाते हैं अपने। हाँ। तो सरकार की तरफ से इंदिरा आवास वगैरह नहीं मिला है? इंदिरा आवास कहाँ से मिलेगा? ये वार्ड कमिश्नर के हाथ में है। तो आप इनके दर्द को देख सकते हैं। दर्द बयां हो रही है, चेहरे पे बयां हो रही है दर्द क्या है। आगे रूबरू करवाते हैं कुछ महिलाओं से जो इस क्षेत्र में जीवन यापन कर रही है। ये क्या नाम हो आपका? सुनीता देवी। ये बताइए कि क्या क्या सरकारी वोटर आई कार्ड है आपके पास? हाँ, सब चीज है। आप वोट डालती हैं? क्या क्या इंदिरा आवास वगैरह मिला है? आयुष्मान ना, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। यहाँ जितनी बूढ़ी महिलाएं हैं उन लोग को वृद्धावस्था पेंशन वगैरह मिलता है? मिलता है। राशन मिलता है? वैक्सीन लिए आप लोग? ना, हमने ली, मेरा आदमी ले लिया। और क्या क्या दिक्कत है यहाँ? वही पानी उनी की दिक्कत है, और क्या दिक्कत है? इस तरह से प्लास्टिक के झोपड़े में रह रहे हैं बच्चे लोग, कूड़ा चुनते हैं। ये सारे बच्चे जितने हैं, हाँ। मुख्य पेशा क्या है इनका? कूड़ा चुनना है। कूड़ा चुनना है। तो हकीकत आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इन लोगों की। जिंदगी जी रहे हैं, बस जिंदगी जी रहे। बाबू क्या करते हो तुम? कूड़ा चुनते हो? हाँ। कितना कमा लेते हो डेली? 100-200। 100-200 कमा लेते हो? स्कूल गए हो कभी? कभी नहीं गए? नहीं। अच्छा बेटा, तुम भी कूड़ा चुनता है? हाँ। कितना कमा लेता है? 300। स्कूल जाता है? स्कूल नहीं। हाँ? इन नौनिहालों के भविष्य के लिए सरकार जो दावे करती है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो हर स्कूल में बच्चों को जाने की ये है, उसकी हकीकत क्या है वो भी आप देखते हैं। चाची ये बताइए, वृद्धावस्था पेंशन मिलता है? हाँ, मिलता है। वो डालते हैं आप? इंदिरा आवास वगैरह मिला है? इंदिरा आवास कभी नहीं मिला हम लोग को। रेल का जब रहने का अवस्था नहीं। एगो झोपड़ी गाड़ के तो वहाँ पानी है, तो यहाँ है डूब धस गया। बाल बच्चा का सांप काट लिया, एगो बच्चा के बेटा के अवस्था नहीं, यहाँ लेकर चला है पानी से। बच्चे लोग जो ये लोग कूड़ा चुनता है, सब ये सब बच्चा कूड़ा चुनता है। स्कूल तो नहीं जा पाता होगा? नहीं, ये लोग नहीं जाता है स्कूल। तो ये है सरकारी दावों की हकीकत। ये एक महज वानगी है जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार के विकास की जो दावे हैं उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है।
और वो जमीन पे कितना उतर पाया है। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। 100 सालों से हजार नीम पत्तियों के गुणों से बना मार्गो करता आया है आपकी त्वचा की प्राकृतिक देखभाल। मार्गो 100 years of नीम केयर। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन। तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। नालंदा में एक बड़ी आपराधिक घटना हुई है, जिसमें पत्नी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर उसके चचेरे भाई ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दीपनगर थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह में यह विवाद शुरू हुआ था। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में गोरा धोबा एक गांव है, जहां पर अनुज यादव की पत्नी बबीता देवी ने अपने पति से शिकायत की कि उसका बगल का ही रिश्तेदार, जो उसके पति का चचेरा भाई लगता है, प्रमोद यादव ने उसके घर में आकर उसके साथ छेड़खानी की है। छेड़खानी की शिकायत के बाद जो उसका महिला का पति है, वो आरोपी के घर में जाकर समझाने की कोशिश की और इसके लिए विरोध दर्ज कराया। इस विरोध को जो आरोपी प्रमोद यादव है, वो उसके बाद काफी उग्र हो गया और बीती देर शाम अपने अन्य साथियों के साथ आकर अनुज यादव के घर पर काफी हंगामा किया और फिर गोलीबारी की, जिसमें अनुज यादव की मौके पर ही मौत हो गई। गोलीबारी में हुई मौत के बाद आसपास के इलाकों में काफी माहौल गर्म हो गया और लोग काफी भयभीत हो गए। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सब को कब्जे में लिया है और छानबीन में जुट गई है। स्थानीय दीपनगर थाना के पुलिस थानाध्यक्ष ने बताया है कि जो महिला द्वारा शिकायत की गई है, उसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है और जो आरोपी है प्रमोद यादव, उसकी गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज किया गया है। कई जगह छापामारी की गई है, लेकिन घटना के बाद से ही आरोपी प्रमोद यादव और जो अन्य उसका साथी आरोपी है, वो मौके से फरार हो गया है और उसके घर के जो सदस्य हैं, वो भी घर से बाहर हैं, वो फरार हो गए। तो ये पी के आया तो मेरा जवान बेटी फिर है, तो उसको न बिहान करेगा, बोले गया रोड पर ऐसे से कहा हमारे घर में जाके। तो हम तो बातें से बोल रहा था सर, बातें से हमने क्या इससे इस्तेमाल करे के माने नहीं। इसको ने मरा था घर में ने कोल और पी के आया, उसको घर हेल गया, घर हेल के उसको छड़खानी किया, उसको साथ उसको छड़कानी करके निकल गया। ये आया निकाल इसी कपते घर से निकल के कपते इसी औरत बुझात है सर, हल्ला नहीं किया। मर्दाना फिर बोला तो मर्दाना जाके उसको पूछा है कि हमको घर में जाके पी के तुम कोची किया है। उसमें साला के सर बोला के सर वही पर आके गोली चलावे लगा। तत्काल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापामारी कर रही है, लेकिन एक छेड़खानी की शिकायत करने के बाद इस तरह की हत्या जैसी घटना को अंजाम देना एक बड़ा सवाल पैदा करता है। ऐसे में जरूरी है कि जो भी आरोपी है, पुलिस उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। देश में इन दिनों चल रहा है राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान। अभियान के तहत बक्सर जिले में क्लीन बक्सर, ग्रीन बक्सर की बात की जा रही है। लगातार कहा जाता है, दावे किए जाते हैं क्लीन बक्सर, ग्रीन बक्सर। अभी हम बक्सर में खड़े हैं, लाइफलाइन सड़क बाईपास रोड बक्सर में एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे क्लीन बक्सर, ग्रीन बक्सर का। यह एक नज़ारा है, कचड़ों का ढेर बना करके रख दिया गया है। इस सड़क को नगर परिषद बक्सर द्वारा, नगर परिषद बक्सर के साफ सफाई के बाद जो कचरे
जमा होते हैं उन कचरों को यहाँ पर ला करके डंप कर दिया जाता है। आपको सामने दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जुडिशरी के लोग, न्यायपालिका के लोगों का आवास है, उस आवास के ठीक विपरीत जिस तरह से ये कचरों का अंबार बना दिया गया है। लाइफ लाइन बक्सर की सड़क है, मेन सड़क पे जिस तरह से ये कचरे गिराए गए हैं, आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सीधा सीधी जमीन तक कचरे का अंबार है। यहाँ पर लगातार लोग ला करके कचरे फेंकते हैं और उनको रोकने वाला, टोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। अभी एक व्यक्ति कचरा लेकर के आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं कचरा लेकर के? सनीपट्टी से भी नहीं है। काहे के लिए आए हैं? बेचने के लिए। यहीं पर बिकता है? नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर कचरा कौन फेंकता है? ये टाली वाला गिराता है। कौन टाली वाला लोग है? रातू शहर के गिराता है। शहर का जो सफाई करने वाला? हाँ गिराते हैं। तो आपने सुना कि शहर की सफाई करने वाले लोग यहाँ पर कचरा डंप करते हैं और वो पूरा कचरा जो है यहाँ पर अभी एक नागरिक सड़क से गुजर के आ रहे हैं। बहुत गंदा बाय ने, बहुत गंदा बाई जा रोड पर बर्दाश्त होता, बहुत बेकार बाई। कोई सुनने वाला नहीं? कहे सुनने वाला बा के जाओ आप भर पुल चले जाता ना, गंदा हो गई बा कि केहू बोले वाला नहीं। लेकिन शहर में के हाँ लगातार ले आकर वो रोज 10 गाड़ी लेके बिगड़। देख सकते हैं सड़कों से मंत्री विधायक से लेकर के तमाम तरह के आला अधिकारी इस सड़क से गुजरते हैं। इस सड़क से आने जाने का यही बक्सर का लाइफ लाइन कहा जाता है। इस सड़क से लोग आते जाते हैं और यहाँ पर जिस तरह से नगर परिषद द्वारा कचरों का अंबार बना दिया गया है, बताया तो यह जा रहा है कि पूरे शहर की सफाई के बाद जिस NGOs को और डिपार्टमेंट के लोगों को जो दिया गया है उनके द्वारा ही ये कचरा यहाँ गिराया जाता है। और लगातार अगर साफ सफाई, शहर की सफाई की बात करें तो दूसरी तरफ शहर को गंदा करने का भी एक मुहिम की तरह चला रहे हैं नगर परिषद के लोग। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है। सर लगातार आप देख सकते हैं। सर अभी आप इस सड़क से गुजर रहे हैं, क्या स्थिति है? आप खुद देख सकते हैं, आपका कैमरा देख रहा होगा क्या स्थिति है यहाँ पे। तो कहा जाता है कि क्लीन बक्सर ग्रीन बक्सर, लग रहा है आपको? अब क्या करिएगा, लैंडफिल का भी कमी है बक्सर में। अब तो नगर परिषद जमीन खरीदा है 5 बीघा उस साइड में कहीं बक्सर से बाहर, तो लैंडफिल बनेगा। अभी तो फिलहाल कोई लैंडफिल नहीं है, यहाँ भरा जा रहा है। प्रतिदिन का नियति है। हाँ गलत है, लेकिन करिएगा क्या, उनका भी मजबूरी है। लैंडफिल के अभाव में लोग। भारतीय जनता पार्टी के वाहन पे इनका झंडा लगा हुआ है और ये भाई साहब कह रहे हैं कि क्लीन बक्सर ग्रीन बक्सर का एक जो वानगी सच है, इस तरह का ये सच है और इस तरह की ये स्थिति है। लगातार जो लोग आ जा रहे हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्या। सर क्या समस्या ये लग रहा है आपको? क्लीन बक्सर ग्रीन बक्सर, क्लीन बक्सर ग्रीन बक्सर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके सामने है, ये तो जो सब चीज़ दिख रहा है उसके लिए प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये केवल दिखावा किया जा रहा है कि हमारा स्वच्छ भारत चल रहा है, स्वच्छ बिहार चल रहा है, स्वच्छ भारत चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसको पदाधिकारी इधर से ही सभी पदाधिकारी का आने का यही रास्ता है। क्यों? क्योंकि जो बाजार, मेन बाजार जो होता है उसमें रश बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ होता है, यही रास्ता खाली होता है। सब लोग यहीं से आता है, यहीं देखता है, सब चीज़ सूंघते हुए यहाँ से निकल जाता है और कुछ कर भी नहीं पाता है। शहर के लिए बदबूदार भी है और पूरा बीमारी का घर भी है। जितना बीमार लोग हो रहा है ना, यहीं से जाता है और वहीं पर सदर अस्पताल में जाता है, वहाँ भी इलाज नहीं होता है और लोग मर रहे हैं इसी वजह से। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही बोलना चाहेंगे, जो भी पदाधिकारी यहाँ से जा रहे हैं कृपया इसको देखें कि ये हमारा बक्सर डिस्ट्रिक्ट है, बक्सर का मेन शहर है और ये मेन रोड है और इसके बगल में इस तरह का जमाव लगा हुआ है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कहाँ से आप आ रहे हैं? हम गोलंबर से आ रहे हैं, बक्सर से ही। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ राहुल प्रधान। बक्सर के राहुल जी का ये दर्द अभी आपने सुना कि किस तरह से बक्सर की गंदगी को लेकर के, बक्सर में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के लगातार जो चर्चाएं की जा रही हैं। कहा जाता है लाखों का फंड अवेलेबल कराया जाता है नगर परिषद द्वारा। कहा जाता है कि प्रति महीना साफ सफाई की व्यवस्था के लिए लाखों रुपये का खर्च यहाँ किया जाता है, लाखों रुपए का खर्च किया जाता है। आप देख सकते हैं नगर परिषद के पदाधिकारी हैं,
हाथ देने के बाद भी गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं किए। इस कचरे के अंबार को लेकर के उनसे सवाल की बात अगर की जा रही थी, लेकिन उनके द्वारा किसी तरह का कोई नोटिस तक नहीं लिया गया। अभी इसी सड़क से नगर परिषद के ये पदाधिकारी गुजर रहे हैं। कितनी असंवेदनशील है बक्सर का नगर परिषद प्रशासन, सहज इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और सहज यह कहा जा सकता है कि बक्सर में जिस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था की बात की जाती है, उसमें एक बड़ा ये लैचेज जो है नगर परिषद का नज़र आ रहा है, जो लगातार बाईपास रोड जिसको कहते हैं बक्सर का लाइफलाइन सड़क, इस सड़क पे कचरों का अंबार बना करके रख दिया गया है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर। सीमांचल के इस इलाके के लोगों की बाढ़ नियति बन चुकी है। खास करके कटिहार की बात अगर कर ले तो कटिहार में महानंदा, कोसी, बरांडी नदी हमेशा अपना रौद्र रूप दिखाती है। हम अभी जो तस्वीर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो कटिहार के मनिहारी अनुमंडल का अहमदाबाद प्रखंड का लखनपुरा गांव है। ये पूरा का पूरा गांव कटाव की चपेट में है। महानंदा ने रौद्र रूप धारण कर लिया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पहले दुकानें हुआ करती थी अब वो दुकान लोग तोड़ तोड़ कर अपने घर ले जा रहे हैं और कटाव भयानक रूप अख्तियार कर चुकी है। अब लोगों के सामने जीविका की जो समस्या है वो खड़ी हो गई है। लोग अपने आशियानों को तोड़कर, अपने दुकानों को तोड़ के जो उनके जीविका उपार्जन का सबसे बड़ा साधन था, कटाव के डर से ले जा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो न कोई जनप्रतिनिधि उनकी समस्या को सुनने आया, न ही कोई पदाधिकारी देखने आया। ग्रामीणों में काफ़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि अगर समय रहते कटाव निरोधी कार्य किए गए रहते तो ये त्रासदी से उन लोगों को दो चार नहीं होना पड़ता। बड़ी गंभीर है और बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँचे, मनोहर सिंह जी मेरे वर्तमान विधायक साहब, और बड़े बड़े वायदा करके चले गए। यहाँ का लोग बेरोजगार है वैसे भी बाढ़ की स्थिति के कारण, और आए और बड़े बड़े वायदा करके चले गए, आज तक कोई काम हुआ नहीं। अगले साल की बात की जाए तो इससे अगर 1000 यहाँ पर 100 से दुकान ज़्यादा यहाँ पर दुकान था। उसके बाद दुकान यहाँ हमारे जो यहाँ के एमएलए साहब है, यहाँ के प्रतिनिधि जो है, यहाँ पर उसके खबर कल अगला बार दिया गया था। उसने पाइलिंग की बात की तो बोली पाइलिंग हुआ नहीं, बांस का सिर्फ पाइलिंग करके छोड़ दिया था, उससे कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जो अभी फिलहाल फिर दोबारा इस साल भी नेक्स्ट टाइम हम लोग वादा किया, लेकिन वादा खिलाफी हुआ। फिलहाल जो स्थिति है आप तस्वीरों में देख सकते हो, ग्रामीणों में कितना रोष है ये आप तस्वीरों में भी तस्वीरें बयां कर रही है कि ग्रामीण कितने नाराज हैं। ग्रामीणों में अगर जिला पदाधिकारी की बात कर ले तो जिला पदाधिकारी और राज्य सरकार बाढ़ की पूर्व की तैयारी की बात कहती है और ये भी कह रही है कि जितने भी जगह बाढ़ आने की संभावना उसके पहले जो है फ्लड फाइटिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। खास करके अहमदाबाद प्रखंड का लखनपुरा गाँव, जो पूरी आबादी जो है कटाव की चपेट में, लोगों की दिन और रातों की नींद हराम हो गई है। ऐसे में ज़रूरत है कि फ्लड फाइटिंग का काम को दुरुस्त किया जा सके और अभियंता जो हैं, जो बाढ़ अभियंता जो हैं, वो कटाव निरोधी कार्य को दुरुस्त करें ताकि जो एक बड़ी आबादी जो है महानंदा के कटाव की जद में आने से बच सके। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ।